नमस्ते बच्चों। कल अपन ने एक कोशिका के बारे में पढ़ा था और कोशिका के बारे में क्या पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज के बारे में पढ़ा था, सेल थ्योरी पढ़ी थी और उसकी आकृति और साइज के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो आज अपन कोशिका से थोड़ा आगे चलते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका की संरचना के बारे में अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं कि ये देखो, ये जो संरचना बनाई हुई है, ये संरचना एक्चुअल में एक प्रोकैरियोटिक सेल की है। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी मुझे टाइम लगा है, तो मैंने ये पहले ही बना ली है। तो चलो अपन आगे बात करते हैं कि कोशिका की अपन बात कर रहे हैं तो सेल है वो कितने प्रकार की होती है। सेल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है कि जब जीवन स्टार्ट हुआ था, आप बात करते हो ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा, उसी बेस पे हम आज अपन बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है। जब इस धरती पर सबसे पहले जो जीवन बना था तो सबसे पहले एक छोटा सेल है वो बनेगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल बनेगी। तो अब आप बात कर लो, कल भी अपन बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग इतना बड़ा होता है और वो एक सिंगल कोशिका होती है। और अपन ये भी बात कर रहे थे कि कोशिकाएं हैं वो मिल कर क्या करती हैं, एक पूरे जीव का निर्माण करती हैं। तो आप ही बताओ कि मुर्गी बड़ी है या अंडा। तो अंडा छोटा है तो अंडा पहले आएगा और मुर्गी है वो बाद में आएगी। तो ये कंसेप्ट है, आपका सोल्व हो गया होगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया तो आप कहना अंडा पहले आया, क्योंकि अंडा एक सिंगल कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं हैं जो इस धरती पर जब जीवन स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले बनी थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी होती है, और प्रोकैरियोटिक ही बाद में यूकैरियोटिक सेल है वो बनी, यानी यूकैरियोटिक सेल वो किससे बनी है, प्रोकैरियोटिक सेल से ही बनी है। कल अपन ने सेल थ्योरी में ये बात की थी कि जो पहले वाली सेल होती हैं वो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ही बनती है। तो सबसे पहले इस धरती पर जो कोशिका आई थी ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका ने ही यूकैरियोटिक कोशिका को बनाया है। आज अपन खुद के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो भी मौजूद हैं इस धरती पर। जैसे बैक्टीरियल सेल होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, पीपीएलओ होता है, ये सारी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है, और फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक तो होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली एब्सेंट, तो इधर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। ठीक है, साथ ही कोशिका के अंदर जो कोशिका मिलते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपन पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, गोल्गी बॉडी मिलता है, ईआर मिलता है, लाइसोसोम मिलता है। ये जो झिल्लीबद्ध है, कई तो ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्लीबद्ध होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे केंद्रक है। ये डबल मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनल होते हैं ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते। सिंगल सेल वाले हो या डबल मेम्ब्रेन वाले हो वो इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसे अपन लिख सकते हैं कि जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट, यहाँ पर झिल्लीबद्ध कोशिकांग एब्सेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कौन से, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक जो ऑर्गेनल है जिसका नाम है राइबोसोम जो कि 70S टाइप का होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम है
उसके ऊपर कोई झिल्ली विल्ली नहीं होती, तो यहाँ पे राइबोसोम है वो बिना झिल्ली रहित कोशिका यहाँ पर राइबोसोम वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है, वो भी बिना झिल्ली के ही है। यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 80S टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके आगे अपन ये पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अपन आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की साइज होती है 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर। आगे अपन बात करें पीपीएलओ। पीपीएलओ है, ये इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। वायरस की अगर अपन बात करें तो वायरस भी प्रोकैरियोटिक में ही आता है, लेकिन वायरस को सेल के अंदर नहीं रखा है। वायरस की जो साइज है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल थोड़ी बड़ी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल है वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में विभाजन की क्षमता इतनी स्पीडली नहीं होती है जितनी कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल है वो जल्दी जल्दी विभाजित होती है, जैसे वायरस है वो बहुत जल्दी विभाजित हो जाता है। फिर उसके बाद है कि ये जो बैक्टीरिया है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी आकार और आकृति में भिन्नता पाई जाती है। सब में अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल है वो अलग अलग आकृति की, देखो ये आकार है इनका अलग अलग है, आकृति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। बैक्टीरिया के अंदर अपन देख लेते हैं कि बैक्टीरिया खुद अलग अलग आकृति का होता है। कई बैक्टीरिया होते हैं जो दंडाकार होते हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं जो गोलाकार होते हैं, कई ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कोमाकार होते हैं, कोमाकार। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो सर्पिलाकार होते हैं, सर्पिलाकार। दंडाकार के अंदर आता है बेसिलस बैक्टीरिया। गोलाकार के अंदर आता है कोकस, ये गोल गोल होते हैं। दंडाकार होते हैं ऐसे दंड के आकार के, छड़ाकार। कोमाकार होते हैं जैसे ऐसे कोमा लगाते हैं ना, इसके अंदर आता है विब्रियो। और सर्पिलाकार के अंदर आता है विब्रियो। सर्पिलाकार के अंदर आता है स्पाइरिलम। तो ये इतने बैक्टीरिया हैं। इसके बाद अपन ये बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसका अपन अध्ययन करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल देखें अपन, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो एल्गी यहाँ अगर नाम आ रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो एल्गी अगर मैं यहाँ पे नाम ले रही हूँ तो वो एल्गी नहीं है, क्योंकि एल्गी तो यूकैरियोटिक सेल हो जाती है। इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये ब्लू और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ये एक्चुअल में ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की जो सेल है उससे दो लाइनें चलती हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उससे दो लाइनें, मतलब विकास की है वो दो लाइनें चलती हैं। एक तो ऐसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे, वो तो आगे जाके बनाएंगे प्लांट की सेल, प्लांट की यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते थे, तो वो संभवतः कौन से बनाएंगे, जंतु यूकैरियोटिक सेल है वो बनाएंगे। इसके बाद है कि ये बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और इसके अंदर आता है पीपीएल, ठीक है। इसके बाद
बाद है कि ये जो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल की, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट जो ये लेयर मैंने बनाई हुई है ये 3 है। ये सबसे बाहर वाली है ग्लाइकोकेलिक्स। यहाँ लिख देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर उसमें बाहर है वो 3 लेयर होती है। एक तो होता है ग्लाइकोकेलिक्स ये है बाहर वाला, ठीक है, जो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। ग्लाइकोकेलिक्स को फर्दर 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक को कहते हैं कैप्सूल और एक को कहते हैं स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकेलिक्स के बाद आता है सेल वॉल, यानी ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर होगा सेल वॉल। ये ग्लाइकोकेलिक्स है और ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, या इसे अपन बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या ये हो सकता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम एक जैसी ही होती है। सेल वॉल है ये इधर है। पहले अपन सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक्स की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल में 2 तरीके का होता है, एक तो कैप्सूल होता है और एक स्लाइम लेयर। ये जो मैंने इधर बनाया है ये स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर सेल वॉल के बाहर होती है, यानी ग्लाइकोकेलिक्स है वो सेल वॉल के बाहर होता है। और ग्लाइकोकेलिक्स में भी अपन बात करें स्लाइम लेयर की, तो ये जो स्लाइम लेयर है ये कैसा होता है, स्लिम। स्लाइम लेयर से आप निकालो स्लिम यानी पतला। ये कैसा होता है, ये ग्लाइकोकेलिक्स है वो पतला होता है और ढीला होता है, यानी सेल वॉल से ये ढीला जुड़ा हुआ रहता है, तो ये ढीला आच्छादन है। फिर अपन बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल को मैंने इधर की तरफ बनाया है। ये वाला कैप्सूल है। कैप्सूल जो होता है वो मोटा होता है, वह कठोर होता है और दृढ़ता से सेल वॉल से चिपका हुआ रहता है। अब मैंने इतना ही बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये इतना सा ही होगा। या तो क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पूरा कैप्सूल बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर कैप्सूल नहीं है तो किन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ग्लाइकोकेलिक्स के रूप में स्लाइम लेयर होती है जो कि पूरी इस तरीके से कवर रहेगी, जो कि ढीला आचरण होता है। ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये तीनों मिलकर प्रोकैरियोटिक सेल की सुरक्षा का काम करते हैं। तीनों मिलकर सुरक्षा का कार्य करेंगे, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स के बाद अपन पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर होती है, मोटी होती है। ये है बेटा सेल वॉल। कोशिका भित्ति कैसी है, मोटी है। ये क्या कार्य करती है, क्योंकि ये मोटी है तो प्रोकैरियोटिक सेल को पिचकने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाएगी। और क्या करेगी कि अगर ये फटना चाहेगी सेल तो फटने से भी बचाती है। तो इसके क्या क्या कार्य होंगे, एक तो ये प्रोकैरियोटिक सेल को पिचकने से बचाती है, पिचकने से बचाती है कि पिचक नहीं जाएगी। दूसरा ये क्या काम करती है, इसको फटने से बचाती है, फटने से बचाती है। ये सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कुछ अतिवृद्धियां हैं वो मिलती हैं। कुछ अतिवृद्धियां क्या मिलती हैं, एक तो होती है जैसे फ्लैजिला जो काफी लंबे होती है इस तरीके से। ये फ्लैजिला की संख्या है वो अलग अलग प्रोकैरियोटिक संख्या में भिन्नता मिल सकती है, यानी कई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजिला है वो 2 ही हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 होते हैं, अलग अलग होती है। इनकी संख्याएं अलग अलग होती है और इनका विन्यास है वो भी अलग अलग हो सकता है कि यहाँ आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। तो ये सेल वॉल की अतिवृद्धि, ये होते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला ये इनको बोलते हैं हिंदी में गसाभिका। ये किसकी अतिवृद्धि है, ये सेल वॉल की अतिवृद्धि, यानी सेल वॉल ने इसको बनाया, सेल वॉल की अतिवृद्धि है, सेल वॉल ने इसका निर्माण किया है।
इसका कार्य पढ़ लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। ये बैक्टीरिया के अंदर क्या काम देता है? तो चलने में सहायक है, गति प्रदान करता है, गति प्रदान करते हैं। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर कुछ छोटे मोटे से सूप जैसे आकृति होती है, इनको बोलते हैं झालर या फिम्बरी, या इनको बोलते हैं फिम्बरी। इसके अलावा कुछ छोटे से लेकिन इनसे थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और विशेष प्रोटीन के बने हुए रोम होते हैं जिनको बोलते हैं पिल्लाई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लैजेला है वो चलने के काम आता है, बैक्टीरिया के गति प्रदान करता है, लेकिन जो फिम्बरी है और ये जो रोम है वो इसके चलने के काम में नहीं आते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं तो पानी के बहाव के साथ नहीं बह सके तो जहाँ पे चट्टानें आएंगी ना तो वहाँ पे ये चिपक जाएंगे। और ये जो इनकी झालर या फिम्बरी है, मान लो ये जो मेरे हाथ है वो बैक्टीरिया की झालर या फिम्बरी है, जो क्या कहते हैं जैसे चट्टानें उसको एकदम कस के पकड़ लेने का काम है, यानी वहाँ पे चिपकने में सहायता करते हैं। किसी भी आधार पर चिपकने में सहायता करने का काम है वो किसका होता है? फिम्बरी या रोम का काम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया अपने अंदर जाता है ना, अपने अंदर जब भी जाएगा तो अपनी जो कोशिकाएं होती हैं उन पर भी इस तरीके से चिपकने का काम है वो करते हैं। और चलने का काम कौन करते हैं? फ्लैजेला, यानी अपने अंदर जो हाथ है वो पकड़ने का काम करते हैं। और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में पकड़ने का काम यानी हाथ इसके कौन है? फिम्बरी और पिल्लाई। सेकेंड अपन बात करते हैं कि अपने अंदर जो चलने का काम है वो पैर करते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर चलने का काम कौन करेगा? फ्लैजेला। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद अपन आते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के जस्ट नीचे ये वाली जो सेल वॉल से थोड़ी पतली होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल कैसी होती है? यूकेरियोटिक सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। यूकेरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है और ये क्या करती है? कुछ पदार्थों को स्रावित करती है जिसके कारण ये बाहर वाले एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई होती है। अंदर की तरफ ये मुड़ जाती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बनाती है, अंदर की तरफ मुड़ेगी, अतिवर्धियां होती है इसकी। तो ये अतिवर्धियां अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में हो सकती है, कुछ इस तरीके से नलिकावत भी हो सकती है इसकी स्ट्रक्चर, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग हो गई और नलिका का स्ट्रक्चर बना रही है, या फिर ये अंदर की तरफ मुड़कर कुछ पटलिकावत संरचना बनाती है, या फिर ये मुड़कर कुछ पुट्टिका जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो ये हो गई पटलिकावत और ये हो गई पुट्टिका। इन सभी स्ट्रक्चर का एक नाम है जिसको कहते हैं मीजोसोम। बड़े काम की चीज है यहाँ पे ये मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है वो भी श्वसन करती है, यूकैरियोटिक सेल है वो भी श्वसन करती है। तो ये मीजोसोम है वो श्वसन में सहायक है। किस तरीके से सहायक है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये जो मीजोसोम है वो श्वसन में सहायक, यहाँ पे ये काम है इसका। और प्रोकैरियोटिक सेल में बड़े काम की चीज है मीजोसोम, बहुत सारे काम करती है। अभी मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगी श्वसन में किस तरीके से सहायक है। कि अपन श्वसन की परिभाषा पढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज है उसको सेल में ले जाया जाता है, फिर उस ग्लूकोज को H2O और CO2 में तोड़ा जाता है और उससे ATP है वो प्राप्त की जाती है, ये श्वसन होता है, ठीक है। और जो CO2 बनी है उसको फेफड़ों में डालकर फिर बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन के अंदर ऑक्सीजन है वो काम में आती है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ काम आ रही है, ग्लूकोज को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। तो श्वसन के अंदर 3 स्टेप चलते हैं।
श्वसन जब भी होता है तो 3 स्टेप चलती है। कौन कौन सी? एक तो चलती है ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में चलती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में चलने वाली। एक होता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो चलता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और एक चलता है ETS, यानी श्वसन है वो 3 पथ से पूर्ण होता है। यानी श्वसन का मतलब क्या? ग्लूकोज का H2O और CO2 में टूट जाना। ग्लूकोज को H2O और CO2 में तोड़ा जाता है तो 3 स्टेप्स लाकर तोड़ते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ग्लूकोज को तोड़ना और यहाँ पे पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पे H2O और CO2, इधर CO2 है वो बनने को देखने को मिलती है। तो ये तो साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो ये जो क्रेब्स साइकिल वाला जो चलने वाला सिस्टम है ये कहाँ चलेगा फिर? तो ये यहाँ चलता है मीजोसोम में। तो हो गया ना मीजोसोम श्वसन में सहायक। तो मीजोसोम श्वसन में सहायक है। यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल पढ़ा होता है। अपन ने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होती है, तो इसकी चारों तरफ भी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जब प्रोकैरियोटिक सेल के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इधर उधर बिखरा होता है। मतलब ये मैंने तो बीच में बनाया लेकिन इसका ये डिसाइड नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये केंद्रक यहाँ भी हो सकता है, ये केंद्रक यहाँ भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो मीजोसोम की बात कर रहे थे, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, यानी ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि जैसे DNA है वो 1 से 2 बनते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेट होना, प्रतिकृतिकरण होना, यानी फोटोकॉपी तैयार होना। तो हम फोटोकॉपी बना सकते हैं, 1 पेज से 2 पेज अपन बना सकते हैं। वैसे ही सेल क्या करती है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, चाहे RNA हो चाहे DNA हो, उसकी कॉपियाँ बनाती हैं। तो यहाँ पर कॉपी बनाने में जो इसकी जो मशीन है वो मशीन कौन है? मीजोसोम है। यानी मीजोसोम है वो क्या करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेट करवाता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल है कि जैसे ये DNA है और इस DNA से 2 DNA है वो बन जाते हैं। तो एक DNA से 2 DNA बन गए तो ये और ये। तो अब 2 DNA जब भी बनाए जाते हैं तो पर्पस ये होता है कि ये एक पूरी सेल है। ठीक है, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये एक पूरी सेल है। जब ये 2 में डिवाइड होगी तो बना हुआ जो DNA है वो हाफ हो जाना चाहिए कि एक DNA तो इसमें आ जाना चाहिए और एक DNA इसमें आ जाना चाहिए। तो ये जो डॉटर DNA बने हैं, जो पुत्री DNA बने हैं, जो पुत्री क्रोमोसोम बने हैं, उनको डॉटर कोशिकाओं में यानी पुत्री कोशिकाओं में ले जाने का काम, ट्रांसफर करवाने का काम भी किसका है? मीजोसोम का। समझ में आया? जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने का काम प्लस उसको पुत्री कोशिकाओं में पहुंचाने का काम मीजोसोम का। पुत्री कोशिकाओं में DNA को ट्रांसफर करना, ये काम हो गया इसके। और भी काम है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ उत्पाद है वो स्रावित होते हैं, कुछ पदार्थ यहाँ पे बनते हैं और ये बाहर निकलते जाते हैं इधर की साइड। और ये जो पदार्थ है वो सेल वॉल में मिलते जाते हैं, यानी सेल वॉल का निर्माण वो करते रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मीजोसोम है वो सेल वॉल का निर्माण भी करता है। तो ये क्या करता है? सेल वॉल का निर्माण करता है, सेल वॉल के निर्माण में सहायक है। कुछ एंजाइम है जो यहाँ बनेंगे और अंदर की तरफ वो डाल दिए जाएंगे। तो एंजाइम स्रावित करने का काम भी मीजोसोम का है। तो देखो कितने सारे काम है वो मीजोसोम कर रहा है। क्या कर रहा है मीजोसोम? क्या है मीजोसोम? क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। मीजोसोम क्या करता है? श्वसन में सहायक है। जेनेटिक मटेरियल को डबलिंग में सहायक है, यानी रेप्लिकेट करवाता है। जेनेटिक मटेरियल का डॉटर सेल में ट्रांसफर करवाता है। एंजाइम स्रावित करता है।
कुछ ऐसे पदार्थ बनाता है जो सेल वॉल का निर्माण करते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर अपन आते हैं जेनेटिक मटेरियल पर, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे केंद्रक कह ही नहीं सकते। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक नाम नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं, जिनोफोर इसको बोलते हैं, और इसकी कोई आकृति नहीं होती, ठीक है। फिर इसके अलावा, इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसके साइटोप्लाज्म में सर्कुलर यानी गोलाकार अतिरिक्त, यानी इसके अलावा अतिरिक्त डीएनए मिलता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये क्या काम करता है, प्लाज्मिड क्या करता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरिया अपने अंदर जाएगा तो अपने को जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज जैसे टीबी है, टाइफाइड है, तो अपने अंदर क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, सर दर्द होगा, बुखार होगा, तो हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया ने हम पे अटैक कर दिया है, या कोई बाहरी कोई जो रोगाणु है उसने हमें अटैक कर दिया है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें देता है एंटीबायोटिक, देता है ना एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक देता है तो वो एंटीबायोटिक इसको मारने के लिए, किसको, बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब बैक्टीरिया ये थोड़ी ना चाहेगा कि मैं मर जाऊं, बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने पास प्लाज्मिड रखता है, और इस प्लाज्मिड यानी डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ये आपको मालूम है। तो यहाँ से कुछ ऐसी प्रोटीन बनती है और ये प्रोटीन यहाँ पे लग जाती है, तो जो एंटीबायोटिक आएगी ना, और एंटीबायोटिक इसको मारना चाहेगी इस बैक्टीरिया को, तो क्योंकि प्रोटीन है वो एक कवच के रूप में सज जाता है, इसके ऊपर प्रोटीन है वो एक कवच बना लेता है, तो एंटीबायोटिक का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्लाज्मिड का क्या काम हो गया, इसके क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है कि जो प्रतिजीवी जो एंटीबायोटिक लेते हैं, प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी होता है, यानी इस एंटीबायोटिक का कोई भी इफेक्ट इस बैक्टीरिया पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, इस वजह से बच जाते हैं। फिर एक और काम है इसका कि इसको वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, वाहक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अभी आप 11th में हो, जब आप 12th में जाओगे तो आपको एक यूनिट पढ़नी पड़ेगी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे इंसुलिन बनाना है, या फिर ये जो वैक्सीन बन के जो तैयार होती है, तो उसके अंदर इस प्लाज्मिड का भी काम होता है। वाहक क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को या किसी भी मैसेज को पहुंचाने वाला होता है, वो वाहक होता है। ये क्या पहुंचाता है, फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमें कई लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो इंसुलिन हार्मोन बनाना होता है, तो लैब के अंदर इंसुलिन हार्मोन को तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं होम्योलिन, उसको बोलते हैं होम्योलिन। तो क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया है, जैसे ज़्यादातर ई कोलाई का यूज़ करते हैं, तो ई कोलाई का प्लाज्मिड निकाल लिया, उसको कट कर दिया, ये खाली हो गया, और इंसुलिन को बनाने वाला जो डीएनए है उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फिर इसको पहुंचा दिया जाता है ई कोलाई के अंदर। फिर ई कोलाई के अंदर ये आके ये इंसुलिन का जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपियां हैं वो तैयार करेगा। तो ये क्या कर रहा है, कहीं और से निकाला हुआ जो ये जो डीएनए का टुकड़ा है, जिसको फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं, इसके अंदर डालते हैं, फिर इसके अंदर पहुंचा देते थे, यानी इस फॉरेन डीएनए को ले जाने का काम कर रहा नहीं कर रहा, तो एक वाहक के रूप में इसका काम में लिया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या मिलता है, इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ राइबोसोम है वो मिलता है, और राइबोसोम एक नहीं कई सारे मिलते हैं। एक्चुअल में ये जो मैंने बनाया है ये आरएनए है, और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनाई है ये इसके अंदर है राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, तरस टाइप का होता है, ठीक है। और ये देखो एक आरएनए पर एक से ज्यादा राइबोसोम जुड़े हुए, इस कंडीशन को बोलते
हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम जैसी कंडीशन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में है, वो दिखाई देती है। और कहीं किधर दिखाई देती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद है कि यहाँ पर प्रोटीन बनाने का काम है वो कौन करता है? तो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाने का काम है वो करते हैं। तो प्रोटीन निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक है ये राइबोसोम। कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है वो कौन से कोशिकाओं को कहते हैं? तो प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री होती है वो राइबोसोम होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ बचे हुए खाद्य पदार्थ वो बच जाते हैं जिनको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, जो इस तरीके से स्टोर होती है। वो कहीं भी हो सकती हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकते हैं, जिससे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो सकते हैं, जिससे ग्लाइकोजन बॉडीज हो सकती है। तो ये फॉस्फेट कणिका या ग्रेन्यूल्स, ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए। ये बचे हुए पार्ट हैं जो इस तरीके से साइटोप्लाज्म में स्टोर रहते हैं। इन सबको मिला के कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में आपको इंक्लूजन बॉडी दिखाई देते हैं। इंक्लूजन बॉडी क्या होती हैं? जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं और ये खाद्य पदार्थ होते हैं जो कुछ ऐसे कणिकाएं होती हैं जो कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ को स्टोर करके रखती हैं, जो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये इतना समझ में आया ना बेटा? इससे रिलेटेड मतलब आपको जो नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पे समझाया हुआ, कुछ यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें थोड़ा सुधार कर सकती हूँ। तो ये इतना है, इसके आगे थोड़ा और देखते हैं। ये सारे कोशिकाएं अपन ने अभी यहाँ पे देखे थे कि इसके अंदर राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडी है, मेसोसोम है और ये प्लाज्मिड है और इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल जो सेल होती हैं उसके अंदर उसमें ऐसे गैस वैक्यूल है वो भी देखने को मिलती है, गैस रसदानी है वो देखने को मिलती है। और ये किन किन में मिलती है? ये जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन या बैंगनी जो बैक्टीरिया उनमें देखने को मिलती हैं। और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम है वो करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो प्रकाश संश्लेषण का काम है करेंगे। इनके अंदर गैस रसदानी है वो भी देखने को मिलती है। एक साइंटिस्ट हुए थे ग्राम, इन्होंने क्या किया कि अभिरंजन डाला, सेल पर क्या डाला? अभिरंजन। और उस अभिरंजन से कुछ सेल तो अभिरंजित हो गई, कुछ सेल है वो बिना अभिरंजित हुए रह गई। तो जो अभिरंजित हो गई उनका तो नाम दे दिया उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कुछ बैक्टीरिया नहीं हुए उन्होंने बोल दिया ग्राम है, ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कुछ होते हैं ग्राम में नेगेटिव बैक्टीरिया, जो इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। तो ये आज की अपनी क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे का अपन यूकैरियोटिक सेल है वो पढ़ेंगे।